चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ये गर्ल्स का मिड टर्म का इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर है, इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा पेपर जो है बहुत 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 अच्छा जो है गया है। आपने जो जो क्वेश्चंस बताए थे 8 आपने जो है मैक्रो के अंदर फिक्स टॉपिक्स बताए थे, उसमें से कई सारे टॉपिक जो है इसके अंदर जो है एग्ज़ाम में फंसे हैं। और क्लासेस वगैरह जो हैं आगे की कब से स्टार्ट होंगी, हमें जो है आपकी जूम पे लाइव क्लास लेनी है। तो भाई कल से हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। MWF में क्लासेस होती हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जूम पे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो बंदी का रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो फीस 100 रुपीज़ पर मंथ है। आपको ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9990158317 इस पर व्हाट्सएप कर देना है कि सर जो कल से स्टार्ट होने वाली क्लास आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मिड टर्म कैसा भी गया हो, इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं प्री बोर्ड वगैरह बोर्ड वगैरह, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है जी। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे की बात करते हैं। बहुत ही आसान बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। मोटरसाइकिल डीलर ने मोटरसाइकिल खरीदी है बेचने के लिए, वकील को दिया गया भुगतान मध्यवर्ती, स्कूल में प्रयोग की जाने वाली बिजली, और टैक्सी कंपनी ये क्या कर रही है, टैक्सी कार परचेज बाय टैक्सी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर, अच्छा जी। और स्कूलों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्मों द्वारा वकील को दिया गया भुगतान। तो उसने बोला कौन सा जो है यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, तो ठीक है। इसका जो एक आंसर है वो ये हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्टॉक जो है, स्टॉक चर है, स्टॉक। तो स्टॉक मुद्रा की पूर्ति जो है वो एक स्टॉक अवधारणा होती है, ठीक है जी, क्योंकि समय के एक निश्चित बिंदु पर जिसको हम मापते हैं वो स्टॉक होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जो है इसमें आपको जो है ये विकल्प दे रखे हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मुद्रा की पूर्ति तो है ही, ठीक है, और संपत्ति भी जो है होती है। इवन और फर्स्ट एंड फोर जो है ये हो गया इसका आंसर, मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है तीसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशों से निवल कारक आय का घटक नहीं है। विदेशों से कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उद्यमशीलता से प्राप्त आय, घरेलू कंपनियों की धारित आय, और विदेशों को, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, अगर आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल का है जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल का कल ही देख लीजिएगा, उसी में आया भाई ये, ठीक है जी। आप कहते हैं ना इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी की तुलना में समृद्धि का बेहतर सूचकांक है। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी ये बात ठीक है। फिर कह रहा है मौद्रिक जीडीपी कीमतों में परिवर्तन से प्रभावित होती है। क्या ये बात ठीक है? ये बात भी ठीक है। और अब मुझे ये पता करना है कि रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। हाँ, पर वास्तविक जीडीपी अच्छा सूचक क्यों है? क्योंकि वो कीमतों से प्रभावित नहीं होता, वो उत्पादन से प्रभावित होता है। मौद्रिक को अच्छा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो कीमत बढ़ने की वजह से बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवे की। कह रहे कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य साख मुद्रा का सृजन। ये साख मुद्रा का सृजन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? साख मुद्रा का सृजन प्राथमिक जमा पर, एंड वाणिज्य बैंकों की संख्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर, या मुद्रा गुणक पर। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए भाई। प्राइमरी डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर, LRR और दोनों के ऊपर प्रोसेस बताते हैं। कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करता है, उस पर क्या लेते हैं? प्राथमिक जमा और CRR, ऐसा यही तो लेते हैं। तो फर्स्ट और फोर देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है। सी विकल्प जो है बिल्कुल सही लगाया है। उसके बाद कहता है कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा जी, तो नीचे आपको यहाँ पे कुछ विकल्प दे रखे हैं, तो देख लेते हैं इसका चयन। APC का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। APS का जो है ये हो जाएगा S/Y, MP, ये तो मतलब हलवा क्वेश्चन हो गया, ये इसका हो जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर। हमें चाहिए 4 2 4 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 देख लीजिए नीचे कहाँ पे लिखा हुआ है 4 2 1 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फर्म विभिन्न चरणों से कुछ स्टॉक
अपने पास रखने का निर्णय लेती है, इसे डैश माल सूची निवेश कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? फर्म विभिन्न कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेती है, वो खुद डिसाइड कर रही है। तो भाई वो प्लान करके कर रही है ना, तो प्लान करके कर रही है तो ठीक है, वो क्या है, नियोजित है, प्लान करके करा है ना, अनप्लान नहीं है। एपीसी कभी डैश नहीं हो सकता, एपीसी कभी शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद कह रहा है उपभोग रेखा C इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट वाई में बी क्या दर्शाता है? तो बी क्या है? बी जो है MPC दर्शाता है, ठीक है। तो MPC दर्शाता है। तो अब ये देखो, ये बस बच्चे यही गलती कर जाते हैं। MPC दर्शाता है, और MPC क्या होता है? उपभोग रेखा का। कितनी बारी बताया बच्चों को, ये बस उसने कंफ्यूज कर दिया। देखो आय का गुणक, MPS, ये सारे तो है ही नहीं। वो बच्चा जब वो पढ़े ही नहीं, बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, जबरदस्ती यहाँ पे इसको ए को लगा दिया। आय का गुणक क्या होता है? कुछ भी ना होता आय का गुणक, बेफालतू में। अब MPC किसका ढलान है? बी MPC किसका? उपभोग का ढलान है। तो उसने ऑप्शन ऐसे दे दिए कि बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद कहता है कि भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर RBI ने अगस्त रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि हो गई। तो हमें बस ये बताना, रेपो रेट अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है? रेपो रेट बढ़ना। किसका क्वेश्चन है ये? बोला था न्यून मांग और अधिमांग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो अगर जो है, अगर रेपो रेट बढ़ती है तो उससे क्या होता है? ब्याज की दरें बढ़ती हैं, और जब ब्याज की दरें भी बढ़ेंगी, लोगों को लोन महंगा मिलेगा, लोग लोन कम लेंगे। उसके बाद कहता है एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग जो है ना, स्वायत्त उपभोग वो कितना है? वो 300 है, ठीक है। अच्छा जी, लिख लेते हैं इसको, स्वायत्त उपभोग जो है इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। एक न्यूमेरिकल बोला था, आएगा ही आएगा। स्वायत्त उपभोग जो है वो आपका 300 है, और कह रहा है अर्थव्यवस्था की आय में 100 की वृद्धि होने पे, मतलब डेल्टा वाई जो है, अगर 100 की वृद्धि होने पे उपभोग में 75 की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा सी जो है वो 75 है। तो मैं MPC निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। MPC जो है वो 0.75 आ जाएगा। तो कह रहा है इस अर्थव्यवस्था का बचत फलन ज्ञात कीजिए। तो MPS भी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, MPS जो है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.25, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में आय में 100 की वृद्धि होने पे उपभोग में 75 की वृद्धि हो जाती है। आपको क्या निकालना है? बचत फलन निकालना है इस अर्थव्यवस्था का। तो बचत फलन का फॉर्मूला क्या होता है? बचत फलन का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा माइनस का 300 और प्लस MPS, लेकिन आप Y, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। Y तो हमारे को गिवन ही नहीं है ना, सिर्फ इतना आंसर हो जाएगा। ये C 300 है तो S बार ये आ जाएगा। ये इस डेटा की मदद से मैंने MPC निकाल लिया, वहाँ से MPS आ गया, और आंसर आपका आ जाएगा ये इसका आंसर है, हलवा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों से APC और APS की गणना कीजिए। आपको Y दे रखा है 200, 300, ठीक है। अच्छा, आगे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, 100, 200, 300 है। एक मिनट रुकिए ज़रा। Y जो है आपकी 100, 200, 300, ये Y दे रखा है आपको। और C जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 150, 200, 250, ठीक है जी। ये दे रखा है, कह रहा है APC और APS निकालो, हलवा क्वेश्चन। S निकाल लेते हैं पहले। तो S कैसे निकलता है? S जो है आपका Y में से C को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 50, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 50। अब क्या करना है? C को Y से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो C को Y से भाग कर देंगे तो APC आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1.5, 1, और 250 को 300 से कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ जाएगा आपका 0.8। उसके बाद S को Y से कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 50 को 100 से कर देंगे, जी माइनस का 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, और 50 को जो है डिवाइड कर दीजिए 300 से, तो 0.16 आ जाएगा आंसर, हलवा क्वेश्चन था। अच्छा जी, उसके बाद कहता है अगले क्वेश्चन में, कहता है क्या साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट FC, कह रहा है GDP एट FC जो है इसका मूल्य
क्या कभी बराबर हो इसका जो मूल्य है, कह रहा है जीडीपी एट एमपी से अधिक हो सकता है क्या? जीडीपी एट एमपी से अधिक हो सकता है क्या? कब होगा? कह रहा है यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। तो पहले कन्वर्जन देखिए इसकी, ये ग्रॉस डीपी का फॉर्मूला, डीपी एफसी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का एनआईटी। तो उसने पूछा इसकी वैल्यू कब इससे ज़्यादा होगी, तो मान लीजिए 200 है, ठीक है। और एनआईटी जो है, अभी मान लो पॉजिटिव का ले लो, एनआईटी अगर मैं पॉजिटिव का ले लूँ 100, एनआईटी अगर मैं पॉजिटिव का ले लूँ 100, तो आंसर कितना आएगा? आंसर 100 आएगा, तो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एनआईटी नेगेटिव का ले लूँ माइनस का 100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा? 300, तो आंसर 300 आएगा। तो जीडीपी एट एफसी की वैल्यू ग्रेटर देन कब होती है जीडीपी एट एमपी से? जब एनआईटी नेगेटिव का होता है। और एनआईटी नेगेटिव कब आता है? इसका फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब भाई अप्रत्यक्ष कर कम होता है, मान लो अप्रत्यक्ष कर 50 है, आर्थिक सहायता ज़्यादा है, जब सब्सिडी की वैल्यू ज़्यादा होती है टैक्स से तो ऐसा होता है, या केवल जब आर्थिक सहायता गिवन होती है टैक्स गिवन नहीं होते तो ऐसा होता है। ये आपको यहाँ पे सारा का सारा रामायण कथा लिख के आनी थी। उसके बाद ये एक रामायण चौड़ी आपको दे रखा है, तो इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन नंबर आंसर देना है। फिक्स बताया था, घर से ही लिख के ले जाएंगे। बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षिक भूमिका का विस्तार कीजिए, केंद्रीय बैंक का कार्य, ठीक है। इसको तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है केंद्रीय बैंक सीआरआर में कमी, केंद्रीय बैंक द्वारा अगर सीआरआर में कमी की जाती है तो मुद्रा की पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रक्रिया को समझाइए। तो देख लीजिए दो क्वेश्चन आ गए। वहाँ पे उसने बोला रेपो रेट को कमी करेगा तो मुद्रा की पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सीआरआर को कम करेगा तो मुद्रा की पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सीआरआर कम होती है तो कमर्शियल बैंकों को जो है आरबीआई को कम मुद्रा देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब कम मुद्रा देनी पड़ेगी, उनके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो लोन ज़्यादा देते हैं। उसके बाद कहता है एक अर्थव्यवस्था में नियोजित उपभोग व्यय तथा स्वायत्त निवेश नियोजित उत्पाद से अधिक है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होंगे? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब बच्चा कंफ्यूज, ये कह रहा है ये क्या पूछ दिया, ये क्या पूछ क्या रहा है ये। और अभी मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा ना, तो आप कहोगे ले ये पूछ रहा था इसके अंदर, मेरा तो हो गया दिमाग खराब। खेल गया वो इस क्वेश्चन में आपके साथ, इसकी लैंग्वेज खेल गया वो सही में। नियोजित उपभोग क्या होता है? सी। स्वायत्त निवेश क्या होता है? आई, ठीक है। सी और आई क्या होता है भाई? सी प्लस आई क्या होता है? सी प्लस आई होता है एडी, ठीक है। एडी हो गया, यहाँ तक की ये जो बात हो गई, ये हो गई एडी की बात, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है? एक अर्थव्यवस्था में ये जो है एडी नियोजित उत्पाद से अधिक है, ठीक है, नियोजित उत्पाद से अधिक है। तो एडी जो है वो ग्रेटर देन है एएस से। नियोजित उत्पाद क्या? उनने एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखा, उनने लिखा नियोजित उत्पाद। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? अब एक साल के अंदर जितने उत्पादक प्रोडक्शन करना चाहते हैं वही तो होता है प्लान प्रोडक्शन। तो ये क्या है? उनने एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखा, उनने घुमा दिया। तो हमें यहाँ पे ये बताना है एडी ग्रेटर देन जब एएस होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होंगे। मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। जो बच्चे को ये समझ ही नहीं आया होगा लैंग्वेज, वो अब जाकर होगा बताइए तो मैं पढ़ के गया था। एडी ग्रेटर देन एएस, एडी लेस देन एएस, एस ग्रेटर देन आई लेस देन एस, बोला था आएगा ही आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है फर्मों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता, कारण बताइए। तो भाई वो जो है सेवाएं जो है उसमें एज अ इंटरमीडिएट यूज़ होती हैं, ठीक है। उसने बोला क्यों नहीं किया जाता है, तो कारण बताइए। तो भाई इंटरमीडिएट यूज़ होती है और इंटरमीडिएट को नहीं जोड़ा जाता, बोला था आएगा ही आएगा, घर से ही लिख के ले जाना। जीडीपी की सीमाएं बाह्यताएं के ऊपर क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये बताना है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलाइटिस को जीडीपी में जो है नहीं जोड़ा जाता, तो भाई इससे क्या होगा, क्यों नहीं जोड़ा जाता, वो सब आपको एक्सप्लेन करना था। बोला था आएगा ही आएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कह रहा है अगर हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं तो इसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? किसान द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन ऐड किया जाएगा। विनय द्वारा ताइवान में निर्मित फोन का क्रय, परचेज ऑफ फोन प्रोड्यूस इन ताइवान
बाय विनय, विनय द्वारा ताइवान में निर्मित फ़ोनों का क्रय। तो ये तो आयात हो गया ना एक तरीके से, आयात हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो आयात को जो है, आयात को हम शामिल नहीं करते। जीडीपी पूछ रहा है ना, जीडीपी घरेलू पूछ रहा है, घरेलू, ठीक है। तो ये शामिल नहीं होगा और ऊपर वाला शामिल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज की दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद कहता है सकल निवेश की गणना कीजिए, सकल निवेश की। तो सकल निवेश की हमें अगर गणना करनी है तो देख लीजिए फॉर्मूला, ये समझ लो जीडीसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। जीडीसीएफ आपको निकालना है। उसके बाद है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है आपका एक तो आएगा 320 स्थाई, निवल स्थाई पूंजी निर्माण, ठीक है, निवल स्थाई पूंजी निर्माण, ठीक है। पहले तो इसको ग्रॉस में बदलना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, स्थिर पूंजी का उपभोग, ठीक है, और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम में से प्रारंभिक, 30 में से इसको घटा देंगे माइनस का 10। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 340 माइनस 10 330, ये आएगा इसका आंसर। घुमा दिया क्वेश्चन ने, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं होगा, स्टॉक बाजार में निवेश, ठीक है। अगर ए से सिर्फ इन 4 कंपोनेंट का यूज़ होगा, 330 इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। जीडीसीएफ का अगर आप क्लास लेते हैं मेरे से तो जीडीसीएफ का आपको फॉर्मूला पता होगा, बहुत हलवा क्वेश्चन है। बोला था न्यून मांग अधिमांग पढ़ के जाइएगा। एक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग या अधिमांग की समस्या क्या होती है बताइए, और इसको सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय करती है बताइए। ये तो घर से ही बोला था, लिख के जाइएगा। कह रहा है यदि आय 3000 है, स्वायत्त उपभोग इतना है, एमपीएस इतना है, तो भाई निवेश की गणना कीजिए। तो कर देते हैं निवेश की गणना। क्या हो गया, वाई दे रखा है, आपको निकालना है निवेश निकालना है ना, आई। तो आई आई यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है वाई, आपको दे रखा है 3000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार दे रखा है आपको 500, एमपीएस आपको दे रखा है भाई 0.2, तो एमपीसी आपका हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले सी निकाल लेता हूँ, सी इज इक्वल टू सी बार, ठीक है, सी बार प्लस बी, और वाई कितना दे रखा है, वाई आपको दे रखा है 3000। तो ये हो गया आपका 3000 गुणा में 0.8 कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2400 प्लस 500, तो 2400 और 500 2900, तो आ जाएगा आपका सी, ठीक है। सी आ गया, एस वाई आ गया, सी आ गया, ठीक है। वाई में से सी को घटा देते हैं तो एस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 3000 में से 2900 गए, तो आपका 100 जो है आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसने बोला इन्वेस्टमेंट निकालिए आई, तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होते हैं, यही आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आई होता है ना, तो 100 ही आ जाएगी ये। उसके बाद कहता है इसमें से किस में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान नहीं लगाया, पीसी मैन्युबीस। दी गई घटनाओं को अच्छा ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहली जनगणना 1881 में हुई थी, सुएज नहर 1869 में। सब डेटा के क्वेश्चन है मेरे से अगर आप क्लास लेते हैं, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक वीडियो भी बना रखी है। टिस्को के भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी, ठीक है। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी भाई, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, अभी देख के बता देते हैं। टिस्को की स्थापना भाई 1800 शायद, टिस्को की स्थापना, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये याद नहीं है बस। टिस्को की स्थापना जो है वो हुई है आपकी, टिस्को कहाँ है भाई, हाँ 1907 में। तो क्रोनोलॉजिकल क्या लगेगा इसका, पहला ये लगेगा, दूसरा ये लगेगा, तीसरा ये लगेगा, चौथा ये लगेगा। अच्छा 4 3 1 2, तो देख लेते हैं कहाँ पे है, 4 3 1 2, ठीक लगाया है छोरी ने। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पहला औद्योगिक नीति प्रभाव डे। मतलब बच्चों को जितना भी समझा लो वही गलती करके आते हैं। चिल्ला के बता दिया कि भाई 1956 का पहला नहीं है, 1948 में आई है पहली, फिर भी आप जो है पता नहीं क्या करते हैं,
1948 में पहली आई है, 1956 की दूसरी है। वो जानबूझकर पहला ही पूछेगा क्योंकि चैप्टर में 1956 पढ़ते रहते हैं। निम्न में से किन का प्रयोग आयात से के लिए किया जाता है? तो भाई कोटा और प्रशुल्कों का किया जाता है। 3 और 4 सॉरी 2 और 4 जो हैं वो सही है। इतना समझाने के बाद गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान दीजिए। तो WTO देख लो, डेटा का क्वेश्चन है। WTO की स्थापना 1995 में, वस्तु और सेवा कर 2007 में, डीमोनेटाइजेशन 2016 में। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ आ रहा है। और ये आ गया इधर गैट, देख लो सारा डेटा का क्वेश्चन है ये। तो आपका बैठ रहा है 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, 2 3 4 1। और तो बी पे लगा के आ गई 2 3 2 3 4 1। अबे WTO 1995 में आया ना, ये कहाँ लगा के आ गई लड़की यार। उसके बाद कहता है बताइए सत्य है असत्य, मानव पूंजी से निजी तथा सामाजिक लाभ, मानव पूंजी से निजी तथा सामाजिक लाभ दोनों होते हैं। तो क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन गलत है? तो ये कथन जो है बिल्कुल ठीक है। उसकी भी डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी को भी फ़ायदा मिलता है भाई, सही है ये स्टेटमेंट। वर्ष डैश में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार 2011 में शिक्षा का अधिकार, भाई 1 मिनट रुक जाइए, शिक्षा का अधिकार कब आया था? मैंने आपको लिखवा तो रखे हैं। शिक्षा का 2000 आया तो 2010 में था, लेकिन यहाँ 2010 तो दे ही नहीं रखा 2010 तो दे ही नहीं रखा। 2009 ये पारित जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। उसके बाद अप्लाई जो हो गया था वो 2009 आएगा इसका सही। ठीक है, 2011 नहीं आएगा, 2009 ही ठीक है। 2009 में आया था, उसके बाद अप्लाई 2010 से कर दिया था। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? बोला था आएगा ही आएगा, स्रोत पढ़ के जाइएगा। आगे नीचे एक्सप्लेनेशन में कौन सी ग्रामीण साख की संस्था नहीं है? RRBA, सहकारी बैंक, भूमि, भारतीय रिजर्व बैंक का कोई रिश्ता नहीं है। डैश राज्य में दूध सहकारिता का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया, गुजरात से बोला गया था। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन अगर आप मेरे से पढ़ते हैं भाई, डेटा में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति को छोड़कर पुराने तकनीकों से खेती करना। उदारीकरण के अंतर्गत किन्हीं 2 वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों की बताइए। बोला था LPG वाला पूरा पढ़ के जाइएगा। RBI की भूमिका जो है वो कंट्रोलर से वो हो गई फैसिलेटर की, और निजी बैंकों की आई उसमें। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी दोनों में डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है। इस कथन से सहमत हैं या असहमत बताइए। तो इससे हम सहमत हैं, सही है ये बात। बोला था इन दोनों के ऊपर डिफरेंस आएगा ही आएगा, डिफरेंस का क्वेश्चन है। सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? ये बिल्कुल हट के क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना के समृद्धि के विस्तार को समझाइए। तो बोला था आएगा ही आएगा। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य पढ़ लीजिएगा, उसी में है लॉन्ग टर्म का। औद्योगिक क्षेत्र के कोई 4 लक्षण बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, लाइसेंस वगैरह आप लिख देंगे यहाँ पे क्या वो विशेषताएं थी। विदेशी व्यापार की स्थिति कुछ भी लिख सकते हैं, अनुकूल था, आयात निर्यात जो भी होता था। ये तो सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें कहता है स्वास्थ्य देखभाल, क्या दिक्कत है भाई, क्या दे रखा है 32 में? ये जो है क्या करना है इसमें 32 में? दी गई तालिका के आधार पर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण कीजिए। ये आपका डेटा का क्वेश्चन है। मतलब पहले 2004 में क्या होता था कि क्या कितने हॉस्पिटल्स वगैरह थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और 2018 में कितने हो गए। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने थे, अब कितने हो गए। आयुष हॉस्पिटल कितने थे, अब कितने हो गए। मेडिकल कॉलेज कितने थे, अब कितने हो गए। ये कितने थे, ये कितने हो गए। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना होता है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन देनी होती है, हमें पे डेटा आना चाहिए। जैसे कि आपको लिखेंगे 2004 में हमारे पास SC, PHC और CHC जो है पहले इतने थे, अब बढ़कर इनकी संख्या इतनी हो चुकी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले इतने थे, अब बढ़कर संख्या इतनी हो चुकी है। ये तो आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के। आपको बस यहाँ पे इसी डेटा को बस एक्सप्लेनेशन में लिखना है, पहले इतने थे और अब इतने हो गए। फ्री के नंबर होते हैं, कोई नंबर नहीं कटते यहाँ पे आपके। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करना स्वेच्छा था या मजबूरी थी? मजबूरी थी। और इसके क्या कारण थे? खेल गया आपके साथ। क्या कारण थे? तो हमें यहाँ पे ये बताना है हमने आर्थिक सुधारों को क्यों अपनाया।
अबे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूलता, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, महंगाई सब बढ़ते जा रहे थे। भूमि सुधार बोला था, पढ़ेगा ही पढ़ के जाइएगा, टेक्निकल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म आएगा ही आएगा, आ गया। उसके बाद जो है ये केस स्टडी आपको दे रखी है, और उसके बाद जो है ये केस स्टडी आपको दे रखी है, और उसके बाद जो है क्या क्या पूछ रहा है, ग्रामीण विकास क्या है, गंगा की सफलता ग्रामीण विकास के लिए, व्हाट सजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर गिवन बाय सक्सेस ऑफ गंगा। ऊपर पैराग्राफ से पढ़ के ही आप इसके अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्रामीण विकास क्या है, पहले मीनिंग लिख देंगे और फिर उसके बारे में ऊपर से ही पैराग्राफ से लिख के आप लिख सकते हैं, पूरा गंगा के बारे में ही दे रखा है। तो बहुत आसान और बहुत ही ईजी था। हमारी कल से इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है जूम पे, तो भाई अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर जैसा हो गया, ठीक है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।